वेलकम दोस्तों, मैं कल्पेश सम्यक ज्ञान से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सी में सिंपल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और हमने सिंपल प्रोग्राम भी लिखा था। और वैसे ही साथ में हमने वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, रियल और फ्लोट कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सब कुछ हमने उसमें देखा था। जिन्होंने ये नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दी हुई है, वो वीडियो बाद में आप देख लेना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लगे तो जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो। ओके दोस्तों, नाउ हम देखते हैं पार्ट 2 में। अभी पार्ट 2 में मैं बताना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा पहला जो वीडियो है गेटिंग स्टार्टेड विथ सी ये देखा नहीं है, उसमें हमने वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है ये बताया था, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा इधर एक शॉर्टकट में कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल इट इज द नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, मतलब कि जो कुछ हम प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दे के रिजल्ट अचीव करते हैं वो रिजल्ट हम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं। वो मेमोरी लोकेशन को हमको रिट्राइव करना रहता है उसको, इसलिए हम उसे एक नाम देते हैं जो इजीली हम रिकॉल कर सकते हैं। तो वेरिएबल इज नथिंग बट व्हाट की नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ओके दोस्तों, अभी मान लो जैसे कि 8 बॉक्सेस है और 8 बॉक्सेस का मतलब है 8 मेमोरी लोकेशन, और आपको उसमें डेटा स्टोर करना है किसी इंस्ट्रक्शन का, किसी कैलकुलेशंस का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको अभी एक डेमो दिखा रहा हूं। जैसे मान लो बॉक्स 1 में आपको डेटा स्टोर करना है, तो डेटा स्टोर करने के लिए ये बॉक्स 1 को आपने नाम दिया एक्स। ठीक है, तो एक्स ये हो गया आपका मेमोरी लोकेशन का नाम, और जो कुछ आप एक्स में स्टोर करोगे वो जाएगा पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे। तो जैसे एक्स इक्वल्स टू 10 आप बता रहे हो, तो इस बॉक्स को नाम दिया गया है एक्स, और वो स्टोर होगा एक रैंडम मेमोरी लोकेशन रहेगा, जैसे 54321 ये नंबर का मेमोरी लोकेशन रहेगा, वहां पे ये 10 स्टोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो ये मेमोरी लोकेशन जब भी आप इन फ्यूचर चाहिए, नहीं तो वही रिजल्ट आपको प्रोग्राम में फिर से यूज करना है, तो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दे के वो डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिट्राइव करने के लिए अभी मेरे को तो वो नंबर याद नहीं है कि 54321, मुझे इजीली याद क्या रहेगा कि ये वेरिएबल को मैंने क्या नाम दिया हुआ है। तो वेरिएबल को मैंने नाम दिया था एक्स, तो इसके लिए मैं एक्स लोकेशन को बुलाऊंगा, और जैसे ही मैं वेरिएबल एक्स को कॉल करता हूं मेरे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन देके, तो वहां वो मेमोरी लोकेशन मेरे प्रोग्राम में एक्सेस हो जाएगा, और जैसे ही वो एक्सेस हो जाएगा तो उस लोकेशन में स्टोर की गई वैल्यू x इक्वल्स टू 10 वैल्यू मेरे को मेरे प्रोग्राम में यूज करने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी सी में पर्टिकुलर 3 टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक तो होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, और तीसरा होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अभी मैं आपको सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तीसरा जो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, मैं वो आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन मतलब कि आप जो सी का प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर आपको मेन के बाद एक करली ब्रैकेट आता है, करली ब्रैकेट के नीचे आपको लिखना है ये इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है या कैरेक्टर टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहां पे मैंने INT दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे INT BAS मतलब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल BAS दिया हुआ, ठीक है। फ्लोट फ्लोट सम ये फ्लोट टाइप का इंटीजर है,
वैसे ही char c ये मेरा कैरेक्टर टाइप का इंटीजर है। ठीक है, तो अभी ये हमने डिक्लेयर किया है। एक टाइप हो गया कि आप इंटीजर और उसका नाम डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे दूसरा मेथड है कि कोई भी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि ये डिक्लेरेशन के टाइम पे ही मैंने इसको वैल्यू भी असाइन की है। ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसको सी में कह सकते हैं असाइन ऑपरेटर। ठीक है, आगे चल के इक्वल टू ऑपरेटर कैसे है मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल ये याद रखिए कि जो हम इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं उसको सी में असाइन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि इंटीजर आई असाइन 15, वैसे ही जे असाइन 25 वैल्यू। यहाँ पे मैंने इंटीजर को डिक्लेयर भी किया है और वैल्यू उसकी असाइन की है। सेम यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लिया हुआ है ए, उसको मैंने 1.5 वैल्यू असाइन की है और बी में एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो अभी ये पहला एग्जांपल ले लो। इसमें क्या है कि ये यहाँ पे मैंने इंटीजर i इक्वल्स टू 10, j इक्वल्स टू 25। ठीक है, वो सीक्वेंस मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ j इक्वल्स टू 25 एंड i इक्वल्स टू 10। इसमें कोई फर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पे मायने नहीं रखता है। पर अभी ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें मैं पहले क्या कर रहा हूं, फ्लोट a इक्वल्स टू 1.5 लिया, फिर उसके बाद b का वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ले रहा हूं b इक्वल्स टू a प्लस 3.1। ठीक है, तो ये वैलिड है, ना ही के नीचे दिया गया वेरिएबल्स है जो फ्लोट b इक्वल्स टू a प्लस 1.3 और उसके बाद मैंने डिक्लेयर किया 1.5। बिकॉज जो वेरिएबल आप यूज करना चाह रहे हो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में वो उसको डिक्लेयर करना और वैल्यू असाइन करना इसेंशियल है। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पे और एक वैलिड कैसा है कि ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन में इंटीजर a b c d ये आपका वैल्यू है जो आपने असाइन किया हुआ है ABCD को 10। ठीक है, डिक्लेयर करके उसको वैल्यू असाइन किया। यहाँ पे नीचे इंट a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c असाइन टू d एंड d असाइन टू 100। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि b ये वेरिएबल आपने डायरेक्टली a को असाइन किया है, पर b को a के बाद में आपने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए कि वेरिएबल पहले डिक्लेयर करो उसके बाद उसको असाइन करो। अभी चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि आप जो कुछ लिखते हो इसका मैथ्स में जैसे अर्थमेटिक इक्वेशंस लिखते हो वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आप जो असाइन ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आपको वेरिएबल होना चाहिए, वेयर एज राइट हैंड साइड में मल्टीपल आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बेसिकली 3 रूल्स है, एक इंटीजर रूल, फ्लोट मोड रूल और मिक्स मोड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है इंटीजर मोड का, इंटीजर आई जे और इधर मैंने असाइन किया आई असाइन टू j प्लस 1। ठीक है, सेकंड है फ्लोट मोड में, यहाँ पे भी मैंने असाइन किया हुआ है b असाइन टू a माइनस 1.5। ठीक है, मिक्स मोड में क्या होता है, मेरे इंटीजर और फ्लोट ये दोनों ऑपरेटर मैं असाइन करके अर्थमेटिक में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि पहले ही कि जो इंटीजर ऑपरेटर होते हैं उसको आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में खाली एक ही आपका वेरिएबल आएगा, वेयर एज राइट हैंड साइड में आपके मल्टीपल वेरिएबल और कांस्टेंट्स आएंगे। ठीक है,
ये सेम इक्वेशन मैं ऐसे लिखूंगा सी में, तो ये इलीगल है। ठीक है, ये इलीगल है। तो आगे चलते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर मतलब क्या है? अगर आप ये लिखोगे मॉडुलस ऑपरेटर, तो ये आपको डिवीजन का जो रिमाइंडर आता है उसके बारे में हमको बताएगा। डिवीजन का जो रिमाइंडर रहेगा उसके बारे में हमको ये बताएगा। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर खाली हम लोग इंटीजर पे ही यूज कर सकते हैं, फ्लोट पे इसको यूज नहीं कर सकते। और इसका एक रूल है कि ये साइन जो रिजल्ट जो आएगा उसका साइन क्या होगा? तो इसमें जो न्यूमेरेटर होता है, न्यूमेरेटर मतलब यहाँ पे -5। ठीक है, अभी ये न्यूमेरेटर है, उसका साइन रिजल्ट को जाएगा। जैसे -5 मॉडुलस 2 इज -1, वेर एज ये 5 पॉजिटिव है, बाद में मॉडुलस है और -2। तो यहाँ पे अभी 5 नंबर ये पॉजिटिव है, इसके लिए रिजल्ट आएगा 1। और यहाँ पे ये माइनस में था, इसके लिए यहाँ पे रिजल्ट मिला -1। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि ये हायरार्की कैसी होती है। ऑपरेटर्स, जैसे कि मैथमेटिक्स में कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं कि हमको वो पहले प्लस करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस करना है या एडिशन करना है, ये सब। तो इसके लिए हायरार्की डिफाइन की हुई है। अभी ये एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है, इंटीजर x इक्वल्स टू 5 - 17 इंटू 6। ठीक है, ये स्टार मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पहले मैं 5 - 17 करूं या 17 इंटू 6 करके -5 करूं। तो यहाँ एक रूल सेट हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ऑपरेटर को पहला प्रेसिडेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस में 17 इंटू 6 ये पहले एग्जीक्यूट होगा, 17 इंटू 6 ये पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से ये 5 माइनस होगा। मतलब सरल भाषा में कहें तो कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को माइनस ऑपरेटर से हायर प्रेसिडेंस दिया हुआ है। ठीक है, ओके दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं सी प्रोग्राम में। कमेंट में दिस इज प्रोग्राम फॉर डिक्लेयरिंग variables and use of scanf। ठीक है, तो अभी कैसा है कि ये सिंपल प्रोग्राम है, तो इसके लिए मैं प्री डिफाइंड आईडीज नहीं लिख रहा हूं, सिंपली प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद करली ब्रैकेट आते हैं, ये ओपनिंग करली ब्रैकेट, ये क्लोजिंग करली ब्रैकेट, इसके बीच में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जैसे ही मेन खत्म होता है उसके बाद में आपको करली ब्रैकेट ओपनिंग होता है, उधर डिक्लेयर करना है। तो इंटीजर आई ये डिक्लेयर कर दिया मैंने, आई टाइप का वेरिएबल। फ्लोट जे ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे? वैल्यू असाइन करेंगे, i इक्वल्स टू 10। ठीक है, और j इक्वल्स असाइन टू 10। ठीक है, अभी ये स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो क्या करना है? प्रिंट f, जो कुछ मैसेज है आपका स्क्रीन पे, वैल्यू फॉर i इज, इसके बाद क्या देना है? इंटीजर है तो यहां पे लिखना है मॉड्यूल ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूल डी फॉर इंटीजर, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा खत्म होने के बाद कॉमा देके जो वेरिएबल का नेम है जिसका वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हो वो। ठीक है, अगर ये फ्लोट है तो क्या करना है? फ्लोट के लिए हमें वहां पे मॉड्यूल एफ लिखना है। मतलब कैसे? वैल्यू फॉर j is मॉड्यूल
एफ और कॉमा देके जे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो ये देखो टाइपो एरर है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया था, इसकी वजह से उसने एरर बताया। ठीक है, ये प्रोग्राम एरर फ्री हो गया। और अभी यहाँ पे हम आउटपुट देखेंगे। तो वैल्यू जो है आई और जे का क्या है, तो आई का वैल्यू 10 है, जे का वैल्यू फ्लोट में इसके लिए 10.000। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू 10 जे का 10 ही दिया हुआ है। ठीक है, इधर ना ही मैंने .00 किया है, कुछ किया है, तो ये फिर भी आउटपुट में मेरे को दिखा रहा है कि 10.00। जब भी ये फ्लोट रहता है तभी वो डेसिमल रियल वैल्यू को जो इंटीजर वैल्यू रहता है उसको कन्वर्जन करता है फ्लोट में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये तो हो गया एक फिक्स कि जो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको यूजर से वैल्यू लेना है, यूजर को कहना है कि तुम इंटर करो, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो यूजर इंटरेक्शन वाला चाहिए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे scanf फंक्शन काम करता है, एंटर वैल्यू फॉर आई। ठीक, अभी ये scanf फंक्शन, अभी आपने यूजर को कहा कि आई का वैल्यू एंटर करो, तो scanf, उसके बाद आइडेंटिफायर, ये क्या है, तो अपना इंटीजर है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आया, मॉड्यूल डी। और उसके बाद ये रेफरेंस किसका देना है, मतलब ये आई को असाइन करना है, इसके लिए यहाँ पे %i यूज किया हुआ है। ठीक है, वैसे ही प्रिंट में हम अभी यहाँ पे हम जे के लिए वैल्यू लेंगे, तो जे के लिए वैल्यू लेना है तो क्या करना पड़ेगा, scanf सेमी इन्वर्टेड कॉमा में मॉड्यूल एफ, और किसका रेफरेंस है, तो जे का, इसके लिए %j। अभी देखते हैं ये वैल्यू, you have enter value for i। अभी ये प्रिंट करना है, इसके लिए हम क्या देंगे, मॉड्यूल डी और कॉमा देके आई। ठीक है, वैसे ही प्रिंट एफ स्लैश यू हैव एंटर वैल्यू फॉर जे। अभी ये फ्लोट है ना, तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, मॉड्यूल एफ और उसका रेफरेंस क्या है, तो जे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसको कंपाइल करके, तो 0 एरर है। ठीक है, और यहाँ पे अभी मैं आई का वैल्यू एंटर करता हूं 9। ठीक है, जे का वैल्यू करता हूं 9। अभी आप देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू जो एंटर किया है आई और जे के लिए, दोनों का वैल्यू 9 है, पर जब भी मैं जे एज अ फ्लोट करके डिक्लेयर किया है, तो वहां पे 9 जो है वो 9.0000 करके कंप्यूटर ने प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम scanf फंक्शन यूज करके यूजर से इंटरेक्शन करते हैं। scanf फंक्शन क्या करता है, तो यूजर से कीबोर्ड से वैल्यू लेके आपके प्रोग्राम में वो यूज करता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।